रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा, तो देखो मैंने लास्ट दिन बोला था कि इस क्लास में हम ब्रांच का जो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, क्योंकि वो एस 11 पे ही बेस्ड होता है, तो वो हम करवा देंगे। और तो फिर हम लोग का मंडे जो ब्रांच वाला क्लास चलता है उसमें फॉरेन ब्रांच नहीं करवाएंगे। बेसिकली फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन हम इधर करवा दे रहे हैं, और आई थिंक आज कंप्लीट भी हो जाएगा फॉरेन ब्रांच। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखो हम लोगों ने लास्ट दिन यहाँ से, ठीक है, एक तो हमारा एस 11 का जो पीडीएफ है वहां से फॉरेन ब्रांच का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। और ये क्वेश्चन जो इलास्ट्रेशन 16 दिख रहा है, ये जो है फॉरेन ब्रांच का जो हम लोग का पीडीएफ है, ठीक है, सॉरी ब्रांच रिलेटेड जो पीडीएफ है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 16 वाला हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। ठीक है, बाकी और भी जो फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन है सारे ही हम लोग आज कर लेंगे। जैसे कि 15 से स्टार्ट है, बेसिकली फॉरेन ब्रांच का जो भी क्वेश्चन है वो इलास्ट्रेशन 15 से हम लोग का स्टार्ट है। इसके पहले हमारा कोई फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन नहीं था। तो 15 वाला करते हैं, 16 किया हुआ है, दिन 17 करेंगे और एक क्वेश्चन है वो करने से कंप्लीट होगा। यहाँ पर बोला बोला है ऑन 31 December 2002 the following balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having its head office in New York। ठीक है, तो देखो इसका हेड ऑफिस जो है वो इंडिया के बाहर है, न्यूयॉर्क में है, और ब्रांच जो है वो चेन्नई में है। ठीक है, तो कोई भी एक ऑपरेशन अगर इंडिया के बाहर होता है, चाहे वो एज अ हेड ऑफिस हो चाहे वो ब्रांच हो, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं फॉरेन ब्रांच। ठीक है, फॉरेन ब्रांच का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रांच ही फॉरेन में होना चाहिए, फॉरेन में ब्रांच या हेड ऑफिस से कोई भी होता है तो ही हमें उसे फॉरेन ब्रांच कहना पड़ता है। ठीक है, फॉरेन ब्रांच नाम से ऐसा मतलब नहीं है कि फॉरेन में ही ब्रांच होगा। अगर ब्रांच हमारा इंडिया में है और हेड ऑफिस फॉरेन में है तो भी उसे फॉरेन ब्रांच ही माना जाता है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है, तो ब्रांच ने अपना डिटेल्स अपने हेड ऑफिस को न्यूयॉर्क में भेजा है। तो ब्रांच इंडिया में है, तो करेंसी देखो इंडियन करेंसी रुपीस में इन्होंने ट्रायल बैलेंस बना रखा है, जिसमें स्टॉक परचेज सेल डेटर क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल सैलरी वेजेस रेंट रेट्स टैक्सेस फर्नीचर बैंक न्यूयॉर्क अकाउंट यानी कि हेड ऑफिस अकाउंट है। और इसके अलावा स्टॉक ऑन 31 दिसंबर बता दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 13,400 ऑन 31 दिसंबर एंड फर्नीचर अपीयर्ड इन हेड ऑफिस बुक्स डॉलर इतना। तो बोल रहा है कि ब्रांच अकाउंट में मतलब न्यूयॉर्क में जो हम लोग का हेड ऑफिस है, ठीक है, वहां पर न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस अपने बुक्स में, न्यूयॉर्क में क्या है हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस अपने बुक्स में जो ब्रांच का अकाउंट ओपन करता है वहां पर डेबिट बैलेंस दिख रहा है कितना, ब्रांच अकाउंट का 13,400, मतलब टू बैलेंस बीडी दिख रहा है $13,400, और फर्नीचर दिख रहा है 1750। ये सब कहाँ दिख रहा है, न्यूयॉर्क में दिख रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क में क्या है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का एसेट का बैलेंस और ब्रांच का अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, यही लाइन बताया है यहाँ पर। द रेट ऑफ एक्सचेंज बता दिया है, $1 कितना है, 31 दिसंबर 2001 को 52, 31 दिसंबर 2002 को 51। यानी ये डेट देख के पता चल रहा है ये ओपनिंग रेट है, ये डेट देख के पता चल रहा है ये क्लोजिंग रेट है, और एवरेज रेट है हम लोग का 50। ठीक है, प्रिपेयर इन द हेड ऑफिस बुक्स, हेड ऑफिस के बुक्स में यानी न्यूयॉर्क में हमें क्या प्रिपेयर करके देना है, न्यूयॉर्क में जो हेड ऑफिस है उसके बुक्स में हमें बना के देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, यानी इफो का एजम्पशन लेते हुए हमें न्यूयॉर्क में जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई ब्रांच का जो पीएल और बैलेंस शीट बनाएगा वो हमें बना के देना है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में जब हमारा हेड ऑफिस है वो अगर अपने वहां पर कोई भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएगा तो वो ऑब्वियसली डॉलर में बनाएगा, रुपीस में तो बनाएगा नहीं। तो सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि हम लोगों को ये जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है इसी से फाइनल अकाउंट्स बन जाता है, लेकिन हमें इंडियन रुपीस में बनाना नहीं है। क्यों नहीं, इंडियन रुपीस में इंडिया में बनेगा तो चेन्नई तो थोड़ी ना ब्रांच अपना ट्रेडिंग पीएल बनाएगा, बोल रहा है कि हेड ऑफिस ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाएगा, तो फिर वो डॉलर में बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमें डॉलर में ट्रांसफर करना पड़ता है, यहाँ रुपीज से डॉलर में ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मली डॉलर में दिया हुआ रहता है, हम लोग उसको रुपीज में ट्रांसफर करते हैं। इसके पहले दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ट्रायल बैलेंस को रुपीज में
रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आंसर तो हम लोग का मेन है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने का, और इससे हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट बना के हमें इसका बना लेना चाहिए जो है कन्वर्जन, कन्वर्जन जो है डॉलर में वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हमें देखो मेनली क्या प्रिपेयर करने बोला है वो हम दिखा देते हैं, जो हमारा मेन सोल्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है। मेनली हमें प्रिपेयर करने बोला है इलास्ट्रेशन 15 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क, चेन्नई ब्रांच, प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st of December 2022। यहाँ पर डॉलर का साइन जाएगा, रुपीस का नहीं। तो डॉलर में अगर हमें प्रिपेयर करके देना है तो डॉलर में डेटा भी चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पूरा जगह रख लेते हैं ट्रेडिंग पीएल बनाने का। नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट का जगह बना लेते हैं। तो अब हम लोग कन्वर्जन करेंगे वर्किंग नोट बना के। कन्वर्जन ऑफ चेन्नई ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन डॉलर। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक तो पर्टिकुलर्स होता है, मतलब आइटम का नाम जो है वो रहेगा, फिर यहाँ पर डेबिट रुपीस में, क्रेडिट आइटम रुपीस में, फिर यहाँ पर एक्सचेंज रेट, फिर यहाँ पर ये भी रुपीस में रहेगा, और हमारा कन्वर्जन करना पड़ेगा डॉलर में। डेबिट डॉलर में दिखाना है, क्रेडिट का भी डॉलर वैल्यू निकालना है, फिर हम लोग बना पाएंगे हमारा फाइनल अकाउंट। अब देखते हैं क्या क्या डेटा है, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। स्टॉक है, परचेज सेल, डेटर क्रेडिटर, बिल्स रिसीवर, बिल्स पेबल, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम है स्टॉक 1/1/2002। उसके बाद है परचेज एंड सेल, परचेज सेल, डेटर क्रेडिटर, बीआरबीपी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बीआरबीपी, वैसे वर्किंग नोट है, चलेगा शॉर्ट में लिखने से। बीआरबीपी सैलरी वेजेस रेंट रेट्स टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। फर्नीचर बैंक अकाउंट, न्यूयॉर्क अकाउंट, फर्नीचर बैंक और न्यूयॉर्क, फर्नीचर बैंक और एक हेड ऑफिस अकाउंट आएगा, ठीक है। पीछे लिखना पड़ेगा, जगह नहीं, हम पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं। 2,34,000, 15,62,000, 500। 2,34,000, 15,62,500, 23,43,750,
7,65,000, 5,10,000। BRBP में 2,04,00, 1,78,500। सैलरी एंड वेजेस 1,00,000। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 1,06,250। फर्नीचर है 91,000। बैंक अकाउंट 5,68,650, 5,68,650। इसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में 5,99,150। डेबिट रुपीज में, क्रेडिट रुपीज में, फिर एक्सचेंज रेट ये भी रुपीज में, फिर यहाँ पर डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर। अच्छा, अब हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेंज कैसे करेंगे? जो नॉर्मल बचपन से यूनिटरी मेथड सीख रहे हो उसी पे चेंज होता है। बस हमें टेबल याद रखना है कि कौन से सिस्टम में क्या होगा, वो तो देखो याद रखना पड़ेगा। इफो, इफो में क्या होता है कि इफो में अगर इफो का रूल्स एक बार हम यहाँ दिखा देते। देखो मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद हो ही जाता है, मुझे याद है, तुम लोग को भी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं याद करने के अलावा। तो यहाँ पर इफो में मुझे फॉलो करना है। तो इफो का क्या रूल्स बताया गया था? इफो का है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे। हम तो इस तरीके से याद करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो है एक्चुअल रेट पे या क्लोजिंग रेट पे। नॉर्मली देखा गया है क्लोजिंग रेट ही यूज होता है। ओपनिंग का ओपनिंग, क्लोजिंग का क्लोजिंग। फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल, मॉनिटरी आइटम का क्लोजिंग, गुड्स जो है सेल किया जाए उसका एक्चुअल रेट मिल जाता है, एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाएगा। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी सारे ही क्लोजिंग रेट में जाएंगे। ये मैंने इस तरीके से लिख पाया, तो वो भी फॉलो करके देख सकते हो। और एक्सपेंस इनकम का एवरेज रेट, इसमें एक्चुअल रेट मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इतना सारा रेट हो जाएगा। मैंने इसके बारे में बताया भी था, एवरेज रेट। अब ये तुम लोग को याद रखना है, याद रख के यहाँ पर पुट करते जाना है कि किसमें कौन सा रेट हम लोग का यूज हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट होगा। ठीक है, अब ओपनिंग रेट क्या है? यहाँ देखो तीन ही रेट दिया हुआ था हम लोग का। ये है ओपनिंग, इसके बाद वाला क्लोजिंग, इसके बाद वाला एवरेज। बस ये तीनों रेट का ही यूज होगा कहीं ना कहीं। पहले हम सारा रेट लिख लेते हैं। ओपनिंग रेट है मेरा 52, तो ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट जाता है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 52। ठीक है। अच्छा, परचेज सेल, ये जो है ये हम लोग का एवरेज रेट में जाता है, तो 50। ठीक है, परचेज सेल वाला 50 में जाएगा। ये याद करना पड़ेगा। बिल्स रिसीव, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज जितने भी है वो हम लोग के चले जाते हैं एवरेज रेट में। ठीक है, तो सॉरी, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी जो है ये हम लोग का जाएगा क्लोजिंग रेट में 51। ठीक है, क्लोजिंग रेट में जाएगा 51। ये देखो लिखा हुआ अभी दिखाया, क्लोजिंग रेट पे जाएगा मेरा। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पे जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आइटम है देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस जो है, अच्छा सैलरी एंड वेजेस हम लोग का इनकम एक्सपेंसेस है, तो उसका भी एवरेज रेट जाएगा। तो इनमें से एवरेज रेट कौन सा है? एवरेज रेट है परचेज सेल वाला, मतलब 50। ठीक है, तुम लोग देख के भी लिख सकते हो। नहीं, एवरेज रेट 51 है, सॉरी ये वाला एवरेज रेट है 51। मैंने 50 लिखा है गलती से, एवरेज रेट है हम लोग का, नहीं 50 है। ओपनिंग स्टॉक हम एक बार चेक कर लेते हैं, ओपनिंग रेट कौन सा था? ओपनिंग रेट 52 था, हमने यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरा शायद गलत हो जा रहा है। ओपनिंग रेट है 52, क्लोजिंग रेट है मेरा 51 और एवरेज है मेरा 50। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लिख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है मुझे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट होता है, तो ओपनिंग रेट लगाया। परचेज एंड सेल, ये जो नॉमिनल अकाउंट्स है, अच्छा ये ना मेरा लिखने का भी आगे पीछे हो गया है, रुको रुको, इसीलिए और भी गलत हो रहा है।
यहाँ पर 52 लिखना चाहिए था इसके बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 52। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, परचेज सेल। परचेज सेल होता है एवरेज रेट पे, ठीक है। कोई भी करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी जो है ये हम लोग का क्लोजिंग रेट पे जाएगा। जैसे डेटर, क्रेडिटर, करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी है, क्लोजिंग रेट कितना है 51। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये भी हम लोग का करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी हम लोग का क्लोजिंग रेट पे जाएगा। सैलरी, वेजेस, जो जितने भी इनकम एक्सपेंसेस है वो सब एवरेज रेट पे जाएंगे यानी 50। रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस 50। फर्नीचर इसका होना चाहिए एक्चुअल डेट पे, जो मतलब एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा था, बट वो हमें नहीं दिया है। लेकिन ये जरूर दिया है कि हेड ऑफिस का बुक्स में फर्नीचर कितने में अपेयर कर रहा है, $1750। तो यही हमें लिखना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू है इंडियन रुपीस में, जो 91,000 है, इसका वैल्यू हमें एक्चुअली पता है कितना है, 1750। तो यहाँ पर लिख देंगे 1750, ठीक है। बैंक, बैंक बैलेंस, बैंक हम लोग का करेंट एसेट है, तो करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी का 51 यानी कि हम लोग का क्लोजिंग रेट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा, बैंक के बाद हम लोग का हेड ऑफिस का अकाउंट आ रहा है। हेड ऑफिस का भी एक्चुअल वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितने में है हेड ऑफिस का, यहाँ दिया हुआ है $13,400 है एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल, और यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड का वैल्यू है 13,400। अब दोनों साइड ऐड करके देखेंगे कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इफो है। अगर एक्सचेंज डिफरेंस आएगा तो वो हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर होगा, मतलब पीएल बोल के उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब टोटल करके देखेंगे, पहले इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। टोटल कैसे करें, पहले तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन कैसे होगा, जैसे यहाँ पर इस मतलब बोल रहा है कि $52 था, ठीक है। और मुझे उसी बेसिस पे 2,34,000 को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यूनिटरी मेथड में ऐसे लिखना चाहिए। तो बचपन में तुम लोग सीखे हो गए, और हम क्या बोले। $52 का $1, तो 1 का $1 बाई 52, तो 2,34,000 का कितना। इस तरीके से होगा हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक डेटा का सोल्यूशन इस तरीके से होगा। जो यूनिटरी मेथड तुम लोग बचपन से मैथ्स में 1 2 से सीख रहे हो वही वाला। 2,34,000 डिवाइडेड बाई 52, तो ये हो गया $4,500। तो डेबिट आइटम है, डेबिट साइड लिख देना है $4,500। फिर डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो 15,62,500, 15,62,500 डिवाइडेड बाई 50 करना पड़ेगा, तो 31,250, 31,250 हो गया। अच्छा, फिर 23,43,750 डिवाइडेड बाई 50। यूनिटरी मेथड से डिवाइड ही होगा हर एक जगह पे, तुम लोग हर बार चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 46,875। अच्छा, 7,65,000 डिवाइडेड बाई 51, 15,000। 5,10,000 डिवाइडेड बाई 51, 10,000। 2,04,000 divided by 51, 4,000. 1,78,500 divided by 51, 3,500। 50 से ये डिवाइड होने से ये 2,000 आ जाएगा। ये हम ओरली कर पाए तो कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये 50, 1,06,250 डिवाइडेड बाई 50, 2,125। इसका एक्चुअल वैल्यू लिखा है 5,68,650 डिवाइडेड बाई 50, 11,01,050। फाइन, ये तो एक्चुअल वैल्यू लिखा हुआ है, बस अब ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड कर करके देखते हैं डेबिट साइड कितना आ रहा है। 4,500 प्लस 3,1,250 प्लस 15,000 और 4,000, 19,000 प्लस 2,000, 4,125, 1,750, 11,150।
71,775। अब पता नहीं किधर ज्यादा आएगा, एक बार नोट डाउन करते हैं। 71,775। अच्छा, अब इधर देखते हैं 13,400 प्लस 3,500, 13,500 कर लेते हैं डायरेक्टली, प्लस 46,875, 73,775। अच्छा, इधर ही ज्यादा आया है, 73,775 माइनस 71,775, तो डिफरेंस आ रहा है 2,000। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इफो मेथड, और इफो मेथड में एक्सचेंज डिफरेंस को दिया जाता है, पीएल में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ नाम लिखना पड़ेगा एक्सचेंज डिफरेंस के कारण, क्योंकि चेंज किया हम लोगों ने अपने बेस को, तो उस वजह से जो डिफरेंस आ गया। बस अब हम लोग इससे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे बचपन में ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाया है, वैसे ही बनाना है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, जिसका वैल्यू है, डॉलर में बनाना है 4,500। तभी तो इतना चेंज किया, नहीं तो गिवन क्वेश्चन से भी कर सकते थे, क्योंकि हमें बोला है न्यूयॉर्क में चीज बनेगा। अब न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क के करेंसी से ही बनेगा। फिर उसके बाद परचेज सेल, दोनों ही ट्रेडिंग का आइटम है। टू परचेज बाई सेल, टू परचेज बाई सेल्स। अच्छा, परचेज है 31,250, सेल है 46,875, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड है वो हम लोग का गेन या इनकम ये सब बताता है। 31,250 परचेज सेल। डेटर क्रेडिटर, ये बैलेंस शीट का आइटम है, तो इधर लिखेंगे डेटर क्रेडिटर। वैल्यूज को पुट करते हैं। डेटर है 15,000, क्रेडिटर 10,000। अच्छा, डेटर क्रेडिटर सैलरी एंड वेजेस, तो ये पीएल में जाएगा। अगर वेजेस सैलरी रहता है तो वो ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी एंड वेजेस रहता है तो वो पीएल में जाता है। इसका लॉजिक जो है कि सैलरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्यादा पे होता है तो पहले सैलरी का नाम आता है, फिर वेजेस का नाम आता है, ठीक है। तो फिर प्रायोरिटी हमारा पीएल में जाएगा, क्योंकि सैलरीड पर्सन को जो पेमेंट किया जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये इधर आता है पीएल में। $2,000। तो सैलरी एंड वेजेस के बाद रेंट रेट्स टैक्सेस, ये भी पीएल का आइटम होगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये हो जाएगा 2,125। फर्नीचर 1,750। फर्नीचर एसेट है, फिक्स्ड एसेट, इसलिए ऊपर लिख दिया फर्नीचर 1,750 डॉलर। फर्नीचर के बाद बैंक 11,150, बैंक 11,150। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं लिखा मैंने, सैलरी वेजेस डेटर क्रेडिटर के बाद। अच्छा, बीआर बीपी, बीआर है 4,000, बीपी 3,500। बिल्स रिसीवेबल 4,000, बिल्स पेबल $3,500। अच्छा, बैंक लिख लिया है। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस हम लोग का यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। हेड ऑफिस है 13,400, ठीक है। अभी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स हम लोगों ने लिखा नहीं है, इसको भी लिख के चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस के नीचे जैसे क्लोजिंग स्टॉक रहता है, कभी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देखे ही होंगे, तो वैसा ही होगा, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, लास्ट क्लास में भी मैंने ये लिख के दिखाया था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ट्रांसफर का। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन
31 December 2000 रुपीज में है 6,37,500 और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे होगा और क्लोजिंग रेट है हम लोग का 51 तो डिवाइडेड बाय $51 6,37,500 डिवाइडेड बाय 51 12,500 $12,500 $12,500 जो है ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जैसे फाइनल अकाउंट्स का रूल्स होता है क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग में जाएगा एक बार बैलेंस शीट में जाएगा, वो यहीं पर ऐसे ही करना। बाई क्लोजिंग स्टॉक $12,500 और एक बार बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 12,500। अब हम लोग को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट करना। अच्छा और एक चीज भी नहीं लिखा है, ये वाला हेड ऑफिस लिखा उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस, तो क्योंकि ये इफो था तो एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में ट्रांसफर होता है, ये सारा चीज लिखा हुआ है, दिखा देते हैं। सारा चीज ही लिखा हुआ है, तुम लोग को बस पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाएगा अगर ईफो है, और अगर नीफो है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। तो ये हमें पीएल में दिखाना पड़ेगा, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस को हम पीएल में लिखें। टू एक्सचेंज डिफरेंस $2,000 आया था, यहाँ पर देख सकते हो 2,000 आया था, वही मैंने लिखा है। अब ऐड करना है, ऐड करके प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो प्रॉफिट ही लग रहा है इधर ज्यादा है। 7, 5, 59,375। $23,625 ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,625 23,625 माइनस 6,125 17,500 टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब ये नेट प्रॉफिट जैसे बैलेंस शीट में जाता है वैसे ही लिखते हैं। यहाँ का फाइनल अकाउंट उतना कुछ टफ नहीं देता है, मेन बात है कि हम लोग कन्वर्जन कर पा रहे हैं कि नहीं, उसी के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। कन्वर्जन का रेट याद है कि नहीं, कौन सा रेट लगा रहे, सही लगा रहे गलत लगा रहे। 44,400 बोथ साइड आना चाहिए। 1750 प्लस 12,500 प्लस 15 और 4 19,000 प्लस 11,150 44,400 हो गया। बस इतना ही सिंपल है। अच्छा देखो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ब्रांच का जो है पीडीएफ में 15 वाला किया, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 16 ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। ये देखो लास्ट क्लास में मैंने एंड में यही क्वेश्चन करवाया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कन्वर्जन दिया था, वहां भी देखो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कन्वर्ट किए थे जैसा बोला था उस बेसिस पे। यहाँ पर हम लोगों ने डॉलर में ट्रांसफर किया, वहां रुपीज में ट्रांसफर करना था।
अच्छा, इसके बाद 17 नंबर, ये भी हम लोग का फॉरेन ब्रांच का ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। बोला है कि मेसर्स कार्लिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क यूएसए एंड ब्रांच एट मुंबई। ठीक है, ब्रांच मुंबई में है, हेड ऑफिस जो है न्यूयॉर्क में है, मतलब इंडिया के बाहर है। मुंबई ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब ईफओ ऑफ कार्लिन एंड कंपनी। मुंबई ब्रांच फर्निशेस यू विथ इट्स ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, रुपीज में दिया हुआ है, क्योंकि मुंबई ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है तो मुंबई इंडिया में है, इंडिया में जो करेंसी यूज होता है उसी पे देगा, वही दिया हुआ है। स्टॉक, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दो पार्ट है, मतलब बिल बीआर और बीपी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दो पार्ट होता है, वेजेस, सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस, न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट। फिर यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बोल रहा है कि computers were acquired from a remittance of $6,000 received from New York head office and paid to supplier। मतलब मुंबई में जो कंप्यूटर परचेस किया गया है उसका डॉलर में वैल्यू है $6,000। कैसे पता चला? जब ये चीज परचेस, मतलब जब कंप्यूटर परचेस किया गया था तो न्यूयॉर्क से ये अमाउंट आया था और सप्लायर को उसके बाद ये अमाउंट पे हुआ, तो सप्लायर को कितना पे हुआ होगा, उसको तो इंडियन रुपीस में देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में परचेज हुआ है। तो देखो कंप्यूटर का यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है 240। ये जो 240 है ना, ये हम लोग का इन थाउजेंड है, 240,000, मतलब बेसिकली 2,40,000 रुपीज पेमेंट हुआ है कंप्यूटर पे। ठीक है, कैलकुलेटर बोल रहे हैं, कंप्यूटर पे, जिसका डॉलर में वैल्यू हमें पता है, यानी जब कन्वर्जन करेंगे तो डॉलर वाला 6,000 लिख देंगे। डेप्रिशिएशन कंप्यूटर पे 60% लगाना पड़ेगा। अनसोल्ड स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक है इंडियन रुपीज में 4,20,000 ऑन 31 मार्च 2002। एक्सचेंज रेट ओपनिंग वाला दिया है, क्लोजिंग का दिया है, ठीक है। एवरेज हमें यहाँ दे दिया है 41, नहीं भी देता तो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग को डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल सकते हैं, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था। और ये देखो कितना होता है, हाँ, 40 प्लस 42 मतलब हो जाएगा 82। 82 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो कितना आता है, 41 आएगा। 82 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर आ जाएगा 82 डिवाइडेड बाई 2, 4 क्यों कर रहे हैं, एवरेज है ना 2, तो 41। ये देखो एवरेज रेट 41 दिया हुआ है। कन्वर्जन करना है डॉलर में, सेल बी मेड अप टू डेसिमल एक्यूरेसी, 2 डेसिमल एक्यूरेसी। अच्छा, यहाँ हमें बता दिया है कितने डेसिमल तक हमें कन्वर्जन का डेटा लेना है, बोल रहा है 2 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेटा ही हमें लेना है, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका मतलब। और देखते हैं नीचे क्लियरली बताया क्या करना है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इन यूएस डॉलर द रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेवेन्यू मतलब सेल होता है, सेल कहाँ से मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मिलता है। तो हमें यूएस डॉलर में प्रिपेयर करके देना है रेवेन्यू स्टेटमेंट 31 मार्च 2002 का, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ मुंबई ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क हेड ऑफिस ऑफ कार्लिन एंड कंपनी। मतलब न्यूयॉर्क हेड ऑफिस के बुक्स में सेम जो आगे जैसा क्वेश्चन क्या वैसा ही है, उसके बुक्स में हमें मुंबई ब्रांच का अकाउंट बना के देना है। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ब्रांच अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ इतना, एंड ये पॉइंट में है, ठीक है। ये देखो ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना दिख रहा है, 39,609.18 यूएस डॉलर। और इसके बाद 31 मार्च 2002 न्यूयॉर्क बुक्स एंड देयर वेयर नो आइटम्स पेंडिंग रिकंसिलिएशन। अच्छा, ये ऑन इतने तारीख को दिख रहा है, इतने तारीख को हमारा मुंबई ब्रांच का अकाउंट न्यूयॉर्क के बुक्स में इतना डेबिट बैलेंस में दिख रहा है, इतने डॉलर पे, और डेट है 31 मार्च 2002 को दिख रहा है। और न्यूयॉर्क का और कोई भी ऐसा न्यूयॉर्क बुक्स में कुछ रिकंसिलिएशन वाला पॉइंट है नहीं, मतलब हमें कुछ रिकंसिलिएशन नहीं करना है। हमें बोला है मेन क्या बोला है, रेवेन्यू अकाउंट हमें बना के दिखाने बोला है, और यहाँ कन्वर्जन भी करने बोला है। जब करना है तो डेसिमल हमें पॉइंट 2 डेसिमल तक हमें लेना है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेटा लेना है, ठीक है। तो प्रिपेयर करते हैं, चलो। इलास्ट्रेशन 70, कन्वर्जन कर लेते हैं।
कन्वर्ट मुंबई ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन यूएस डॉलर, इन यूएस ब्रैकेट में डॉलर लिख देते हैं, एज ऑन 31st of March 2000, particulars debit credit, ये है इन थाउजेंड, ठीक है। ये रुपीस जो है हमें थाउजेंड में दिया हुआ है। एक्सचेंज रेट रुपीस में, डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर। क्या क्या डेटा है वो लिखते हैं लाइन बाय लाइन। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2001 को 300, इसके बाद है परचेज एंड सेल्स, परचेज एंड सेल्स 800 और 1200, सन्ड्री डेटर क्रेडिटर 400 300। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 120 240, wages salaries 560, rent rates taxes 360, रेंट रेट्स टैक्सेस के बाद सन्ड्री चार्जेस 160, कंप्यूटर 240, 160 कंप्यूटर 240, बैंक बैलेंस 420, न्यूयॉर्क यानी हेड ऑफिस अकाउंट 1620, न्यूयॉर्क भी चाहो तो लिख सकते। इन इन सबको मुझे कन्वर्ट करना है डॉलर में। अब सबका अपना अपना एक्सचेंज रेट जो है वो यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इफो, क्योंकि ये भी हमें इफो दिया है, ठीक है। अच्छा, तो इफो के हिसाब से हम लोग का ओपनिंग है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 42 और एवरेज है 41, ताकि गलत ना हो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले रेट को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद परचेज एंड सेल्स हम लोग का नॉमिनल अकाउंट्स है, तो परचेज सेल इस तरीके का जो भी होता है ये हम लोग का जाता है एवरेज पे, तो 41 हो जाएगा। डेटर का जितने भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है ये हम लोग का क्लोजिंग रेट पे जाएगा, तो इसके बाद वाला 42। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करंट एसेट करंट लाइबिलिटी 42, वेजेस सैलरी ये परचेज सेल्स के तरह ट्रीट होगा यानी 41, रेंट रेट्स 41, सन्ड्री चार्जेस 41, कंप्यूटर इसका एक्चुअल हमें डेटा गिवन था। फिर बैंक बैलेंस ये हम लोग का करंट एसेट है, करंट एसेट हम लोग का 42 यानी कि क्लोजिंग रेट पे जाएगा, और हेड ऑफिस का भी हम लोग को एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम बात है, जब 40 रुपीज था तब डॉलर
1 रुपया, ठीक है, मतलब 1 रुपया नहीं, 40 रुपीज में $1 था जब ये ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट हुआ। तो 1 इक्वल टू $1/40, ठीक है, तो 300 इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू $1/40। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, ये आ रहा है 7.5, लेकिन हम लोग 7.5 नहीं लिखे क्योंकि हमें पता है ये 300 इन 1000 में है। तो बेसिकली ये 300 के बाद और 3 जीरो जाएगा, तो हम इस डेटा को 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, कितना आ गया 7500, ठीक है। मतलब हमें 1000 कहीं ना कहीं तो दिखाना है, अगर तुम लोग इनमें भी 1000 तीन तीन जीरो ऐड करोगे कर सकते हो, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग होगा क्योंकि बहुत सारे डेटा में करना पड़ेगा। अगर हम लोग एकदम एंड में आके एक्सचेंज में उसे करते हैं तो हमारा जल्दी होगा, करना तो पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट। तो हम इसमें लिख देते हैं 7500, ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया। सेम तरीके से करना है, जितना बार ट्रांसफर करना है रुपीज से डिवाइड होगा, यूनिटरी मेथड हर चीज पे एक ही जैसा दिखेगा, और इंटू 1000 कर देंगे। 800 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 1000। अब इसमें जैसे बोला है 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है, तो 1950 112.195 है, तो 20 ले लेंगे, तो 19,512.19 है, इसको मैंने 20 कर दिया, ठीक है। सेम तरीके से 1200 डिवाइडेड बाई 41, फिर इंटू 1000 करेंगे, 29,268.29 लेंगे, क्योंकि 9 के बाद 2 है तो ये 29 ही रह जाएगा। 400 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 1000, 9523.81। 300 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 1000, 7142.86, 7142.857 है, तो मैंने 86 कर दिया। और दो ही हम क्यों पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्लियरली बता दिया 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लेना है। 120 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 1000, 2857.14, अच्छा, उसके बाद 240 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1000, 5714.285 है, तो 29 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद 560 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 1000, 13,658.536 है, तो 54 कर दिया। 360 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 1000, 8780.49, 160 divided by 41 into 1000, 3902.439 है, तो 44, 3902.44। अच्छा, और ये एक्चुअल रेट, ये है कंप्यूटर का एक्चुअल रेट हमें बताया है $, 6000, तो ये लिख देंगे 6000। फॉर 42 से डिवाइड करना है इंटू 1000, $10,000। और इसमें भी एक्चुअल लिखना है, ब्रांच के अकाउंट में ये देखते हैं कितना है, 4 लाख नहीं, ये वाला अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच 4,20,000, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, ये नीचे बताया था, ये देखो यहाँ पर बताया था, यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ, मुंबई ब्रांच का अकाउंट जो न्यूयॉर्क में ओपन हुआ है उसमें डेबिट बैलेंस दिख रहा है 39,609, ये वाला $39,609.18 ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड ऐड करके देखना है कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7,500 19,512.20, 9,523.81, 2,857.14,
13,658.54, 8780.49, 3902.44, 6,000 और 10,000, 16,000। तो ये आ रहा है 81, हम इसे नोट डाउन करते हैं, देख लेंगे बाद नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है। 81,734.62, 29,268.29, 7,142.86 plus 5,714.29 plus 39,609.18। कुछ गलत आ गया, सेम आना चाहिए दोनों साइड। फिर से देखते हैं, 29,268.29 plus 7,142.86 plus 5,714.29 plus 39,609.18। हाँ सेम आ गया, 81,734.62। ठीक है, इसमें कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब चेंज करने के बाद डिफरेंसेस नहीं क्रिएट हुआ है, तो नहीं लिखेंगे। 81,734.62 इधर भी आया था, इधर भी सेम अमाउंट आ गया 81,734.62। तो ये कन्वर्जन हुआ, बट इस पे कोई एक्सचेंज डिफरेंस ऑकर नहीं हुआ है। ठीक है, कन्वर्जन हो गया। अब इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक भी नीचे लिख लेना चाहिए और फाइनल अकाउंट्स बना के देना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बता रखा है ऑन 31 मार्च 2000। रुपीज में है 4,20,000 और इसको कन्वर्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे होता है या फिर एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट कभी नहीं दिया हुआ रहता है, क्लोजिंग रेट से ही करना पड़ता है। 40, तो $10,000। अब तुम लोग बोलोगे इसमें तो मैंने 1,000 मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों करे, क्योंकि ये मुझे डेटा इन 1,000 थोड़ी ना दिया हुआ, ये तो मुझे पूरा पूरा दिया हुआ, तो इसमें 1,000 मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट। जैसे क्वेश्चन हमें लैंग्वेज दिया है रेवेन्यू अकाउंट, तो हम भी रेवेन्यू अकाउंट ही लिख, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। ट्रेडिंग पीएल और पीछे बना लेते हैं बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू है 7,500। फिर है परचेज से, टू परचेज बाई से,
पॉइंट में डेटा है तो यही लिखना पड़ेगा 19,512.20। $19,512.20 और ये 29,268.29। डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर क्रेडिटर तो डेटर 9523.81। क्रेडिटर है 7142.86। सेवन, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है पहले। ये डेटर का वैल्यू है 9523.81, मैंने ऑपोजिट साइड लिख दिया है ये वैल्यू को, ये डेटर वाला वैल्यू था। और क्रेडिटर वाला है 7142.86। तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हो कि मैंने गलत लिखा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआर और बीपी। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल है हम लोग का 2857.14। ये रिसीवेबल था 2857.14। और पेबल, पेबल वाला है 5714.29। वेजेस एंड सैलरीज 13,658.54। वेजेस एंड सैलरी दिया है तो ये ट्रेडिंग में मतलब यहाँ आना। वेजेस आगे है तो वेजेस का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए वेजेस एंड सैलरी। 13,658.54 वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज ठीक है। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएल में जाएगा 8780.49। $8780.49 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सन्ड्री चार्जेस 3902.44। सन्ड्री चार्जेस के बाद है कंप्यूटर 6,000, बैंक बैलेंस 10,000। ये दोनों ही बैलेंस शीट में जाएगा। कंप्यूटर और बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 10,000 और कंप्यूटर 6,000। हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इस पे डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। ये देखो 60%, ठीक है, वो हम लोग चार्ज करेंगे। पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बैंक बैलेंस लिख लिया। हेड ऑफिस 39,609.18 क्रेडिट साइड में जाएगा। 39
609.18, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा, फर्स्ट टाइम नहीं लिखा था। देखो, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अगर इनर कॉलम में लिखोगे तो नेट प्रॉफिट का ऐड करके लिख सकते हो, अदरवाइज बाहर लिखने से बाहर भी किया जा सकता है, दोनों तरीके से होता है। अब रहा क्लोजिंग स्टॉक, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर था, उसको पुट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। और एक इंफॉर्मेशन है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें चाहिए, डेप्रिसिएशन जो है वो 60% होगा फॉर द ईयर। तो लेस डेप्रिसिएशन 60%, मतलब 3,600। 2,400, और ये डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 3,600। अब टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 29,268.29 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है 39,268.29। मुझे लगता है इधर ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 20 हो गया, तो 33 तो इधर ही आ जा रहा है। 33 प्लस 7, एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, 39,268.29। अच्छा, इधर है 7,500 प्लस 19,512.20 प्लस 13,658.54। हाँ, ज्यादा आ रहा है, मतलब ग्रॉस लॉस आएगा 40,670.74। 40,670.74 माइनस 39,268.29, 1,402.45 बाई ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब लॉस इधर है तो उसका ब्रॉड डाउन इधर आएगा। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन, यहाँ लिखना पड़ेगा। इस डेटा को थोड़ा ऊपर लिख देते तो मुझे जगह मिल जाए। 40,670.7, 1,402.45, प्लस 8,780.49 प्लस 3,902.44 प्लस 3,600, 17,685.38। ये हम लोग का पूरा नेट लॉस हो जाएगा इधर ट्रांसफर। 17,685.38। ये हेड ऑफिस के यहाँ से लेस कर देते, इसीलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा था, क्योंकि लॉस होता है तो फिर उसको लिखने में दिक्कत होता है, तो इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली बाहर नेगेटिव वैल्यू देके तो बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते। -39,609.18, 21,923.8 प्लस 7,142.86 प्लस 5,714.29, 34,780.95। इधर भी इतना आना चाहिए, देख लेते हैं। सर 10 और 10 20, 22,400 माइनस 22,400 कर लिया। बाकी बच रहा है ये 9,523.81, 2,857.14। ये ठीक है, मैच हो रहा है। तुम लोग टोटल करके देख सकते हो, मैंने माइनस करके चेक किया।
तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है, आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेन चीज है कि हमें याद रखना है कि कौन सा रेट कब एप्लीकेबल होगा, वो याद रखने से इस पे जो भी मार्क्स रहेगा वो पूरा तुम लोग कैरी कर सकते हो। ब्रांच में सबसे आसान फॉरेन ब्रांच ही होता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन नंबर 10 है, वो करने से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला बस, और फॉरेन ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन नहीं। यहाँ पर बोला है द वाशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 में वाशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई, ठीक है, तो हेड ऑफिस अब की बार इंडिया में है, मुंबई में, और वाशिंगटन में जो है ब्रांच है, उन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस भेजा है। ठीक है, तो फिर डॉलर में भेजा है। देखो हेड ऑफिस अकाउंट ब्रांच के बुक्स में दिख रहा है इतना, सेल्स, डेटर एंड क्रेडिटर, मशीनरी, कैश एट बैंक, स्टॉक, opening वाला, goods from head office, expenses in the books of head office the branch accounts stood as follows। तो यहाँ पर कुछ अकाउंट्स भी दिया है कि हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट्स कैसे दिख रहा है। वाशिंगटन ब्रांच बोल के हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस 8,10,000 बाई कैश, यानी कैश रिसीव किया होगा ब्रांच से 28,76,000। ब्रांच को गुड्स भेजा है 29,26, ठीक है, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है वो है 8,60,000, यानी रिसीवेबल दिख रहा है। ठीक है, तो सेम अमाउंट 8,60,000 ही हमें दिखना चाहिए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट। ठीक है, तो ये तो डॉलर में है, ये रुपीस में है, तो हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो हेड ऑफिस का अकाउंट कितना दिख रहा है 22,800, इसी का इंडियन रुपीस का वैल्यू कितना है, इसी का इंडियन रुपीस का वैल्यू फिर ये होगा 8,60,000। क्योंकि हमें तो पता है ना कि अगर कोई रिकंसिलेशन नहीं है क्वेश्चन में, आगे पढ़ने से पता चलेगा, तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो ऑपोजिट और सेम आएगा। ठीक है, तो इनका डेबिट दिख रहा है, देखो इनका डेबिट दिख रहा है, इनका क्या दिखेगा, इनका देखो क्रेडिट दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये है ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट दिख रहा है 22,800। क्रेडिट बैलेंस है तो इधर लिखा जाता है। ठीक है, ये मत सोचो मैंने डेबिट साइड लिखा है, गलत लिखा है, नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का अगर बैलेंस आता है तो क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस इधर आता है, डेबिट बैलेंस इधर जाता है। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस भी बनता है। तुम लोग कोई भी अकाउंट बना के इसका ट्राई कर सकते हो। जैसे कि देखो ये पता होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने क्रेडिटर लिखा, ठीक है, तो क्रेडिटर को मान लो, क्रेडिटर से हम लोगों ने परचेस किया था बाई बैलेंस BD, क्रेडिटर को मैं 100 रुपए पे करना था, हम लोगों ने क्रेडिटर को 50 ही पे किया, तो बाकी बचता है कितना, और भी 50 ड्यू रह गया। तो ये जब हम लोग ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं तो क्रेडिटर को किधर दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल्स होता है, एक तो याद रखो कि लाइबिलिटी किधर जाता है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड जाता है, तो क्रेडिट साइड जाएगा। और वैसे भी देखो ये किधर आया है बैलेंस हम लोग का, ये हम लोग का बैलेंस आया है, सॉरी इधर आएगा, मैंने गलत लिखा है, वही सोच रहे इधर आएगा ना। देखो हम लोग का बैलेंस किधर आया, बैलेंस आया है डेबिट साइड में लिख रहा है, लेकिन है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था तो इसी 100 में से 50 इधर कैरी किया गया है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस लिखा गया है, नोट डाउन किया गया है डेबिट साइड में, लेकिन है क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए क्रेडिटर क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा लॉजिक है अकाउंट्स का, वही वाला बेसिस पे हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि 22,800 जो हेड ऑफिस के अकाउंट दिख रहे हैं ब्रांच के बुक्स में डॉलर में, तो ब्रांच हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का जो अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस इंडियन रुपीस में जो दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो दोनों ऑपोजिट और सेम होने चाहिए। तो ऑपोजिट तो हो रहा है क्योंकि इसका देखो इधर आएगा टू बैलेंस BD, ये डेबिट बैलेंस है, और उधर क्रेडिट दिख रहा है, तो ये दोनों बैलेंस जो है हम लोग का सेम और अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट तो हमें दिख रहा है, सेम है कि नहीं उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर आगे जाके कोई रिकंसिलेशन नहीं है तो ये अमाउंट बिल्कुल सेम ही होगा। गुड्स आर सेम टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%। अब यहाँ पर एक इनवॉइस का पार्ट भी दे दिया है, बोल रहा है कि गुड्स जो है वो ब्रांच को भेजा जाता है कॉस्ट प्लस 10% में, और ब्रांच उसको बेच देता है
जो इनवॉइस प्राइस है प्लस 25% में। मशीन को एक्वायर किया गया है पास्ट में जब $1.40 था, मतलब ट्रांजैक्शन डेट का रेट बता दिया है। एक्सचेंज रेट में ओपनिंग बताया है, क्लोजिंग और एवरेज बताया है। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% और ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑन प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। प्रिपेयर क्या करने बोला है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन डॉलर। हमें डॉलर में ही ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल बना के देना है, ठीक है। तो हमारा डॉलर में ही बना हुआ है तो हमें यहाँ पर एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन करेंसी। अच्छा, बाद में बोला है कि इंडियन करेंसी में ब्रांच ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करो, तो फिर करना पड़ेगा। फिर प्रिपेयर करना है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अभी हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर हमें इंडियन करेंसी में चेंज करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस मिलेगा उसी से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डॉलर में। तो ये रहा ब्रांच का ट्रायल बैलेंस और डॉलर में बना हुआ है, डॉलर में ही हमें एक बार आंसर देना है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 10, जिसमें इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर, डॉलर में बना रहे क्योंकि क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई किया है फॉर द ईयर एंड डेट 31 December 2000। इसमें हमें ना सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है, बैलेंस शीट शायद नहीं बोला, हम देख लेते हैं। हाँ, सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है, ठीक है। तो बनाते हैं सबसे पहले हेड ऑफिस। हेड ऑफिस तो हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं। सेल्स बाई सेल्स बोल के 84,000 हमें लिख देना है इधर। तो सेल्स के बाद है डेटर क्रेडिटर, बैलेंस शीट में जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं। मशीनरी बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 11,200। और क्या दिख रहा है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 64,000। तो जैसे हम लोग परचेज लिखते हैं, अब ब्रांच जो है परचेज नहीं किया है, उसको हेड ऑफिस ने स्टॉक ट्रांसफर किया है टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस $64,000। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा 5,000 टू एक्सपेंस। और क्या खर्चा करने बोला है, यहाँ नेक्स्ट आते हैं। देखो, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट दिखाया है, टू बैलेंस बीडी बाई कैश, ठीक है। फिर यहाँ पर दिख रहा है कि टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, फिर यहाँ पर दिया है बाई बैलेंस शीट, गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10% एंड द ब्रांच सेल गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। मशीनरी जब परचेज हुआ था उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो मशीन पे हमें क्या डिप्रिशिएशन लगाने बोला है 10% डिप्रिशिएशन लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिप्रिशिएशन दिखाएंगे, तो डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। अच्छा, डिप्रिशिएशन कितना है, डिप्रिशिएशन है हम लोग का 10%। और मशीन का डॉलर का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऊपर ट्रायल बैलेंस में, $24,000। तो इंटू 24,000, क्योंकि ये तो पूरा डॉलर पे बना नहीं बोला है तो डॉलर पे बना रहे 2,400। अच्छा, और एक खर्चा बोला है नीचे बताया, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है ना उस तरीके से। यहाँ पर बोला है 5% ब्रांच मैनेजर को कमीशन भी मिलना चाहिए, तो टू ब्रांच मैनेजर्स कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट।
ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट होगा तभी हम लोग लिख पाएंगे, उसके पहले तो नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और अगर ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है, जीपी भी मिसिंग है, तो कैसे निकलेगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके हमें ये कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे दिखाएंगे। हम यहाँ पर जो है ये इसके नीचे ही वर्किंग नोट कर रहे हैं, उतना मैनेज करके नहीं कर रहे, अब इसके नीचे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन करेंगे। तुम लोग पूरा सोल्यूशन करके आखिरी में करना, ठीक है। तो वर्किंग नोट अभी कर लो, मतलब एग्जाम में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारा पॉइंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक जैसे नहीं दिया है, हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस जो है वो ट्रांसफर करता है अपना स्टॉक अपने ब्रांच को। ठीक है, अच्छा अब कैसे ट्रांसफर करता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया था, गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%। मतलब अगर हेड ऑफिस को कॉस्ट पड़ता है 100, तो वो 10 रुपीज का लोडिंग लगा के 110 में ब्रांच को भेज देता होगा। ठीक है, फिर ब्रांच उसे बेचता है इनवॉइस प्राइस जो है प्लस 25% में। तो ब्रांच उस स्टॉक को कैसे सेल करता है, ठीक है, ये होता है इनवॉइस्ड, इनवॉइस्ड एट, मतलब 10 रुपीज लोडिंग लगा के ब्रांच उसे कैसे सेल करता है, इनवॉइस प्राइस जो है, मतलब ये वाला, ये इनवॉइस प्राइस है, क्योंकि जिसपे लोडिंग लगा हुआ रहता है वही इनवॉइस प्राइस होता है, प्लस 25%। मतलब ये प्लस उस पे और भी 25% प्रॉफिट लगा के बेचता है। तब देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना निकल के आता है। 110 डिवाइडेड इंटू 25% प्लस 110, 137.5। ठीक है, इतने में बेचता है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो प्रोडक्ट बेचा गया, देखो हमारे पास तो सेल वैल्यू है ना 84,000, तो जो प्रोडक्ट बेचा गया उसका कॉस्ट कितना है, $84,000 में जो हमें दिख रहा है वो तो हम लोग का सेल वैल्यू है, तो इसका हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये देखो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी बेचते हैं वो इतने वैल्यूएशन पे बेचते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 137.5 ये जो है ये इक्विवेलेंट टू $84,000 है। मुझे अगर कॉस्ट निकालना है ब्रांच का, तो मुझे कितने का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ब्रांच का तो कॉस्ट 110 होगा, हेड ऑफिस का कॉस्ट ये है, और ब्रांच को जितने में रिसीव होता है वो ब्रांच का कॉस्ट है, तो मुझे 110 वैल्यू निकालना है इसका। तो हम कैसे निकालेंगे, 84,000 डिवाइडेड बाई 137.5 इंटू 110। अगेन वही यूनिटरी मेथड करके जैसा हमें पूछा जाएगा और जो हमें कैलकुलेट करना है उस हिसाब से हमें निकालना चाहिए। तो इंटू 110, ये करने से मुझे 110 का वैल्यू मिलेगा, यानी ब्रांच का कॉस्ट मिल जाएगा, यानी ब्रांच ने जो स्टॉक बेचा है उसका कॉस्ट ब्रांच को कितने का होता है, 137.5 इंटू 110। ठीक है, तो 67,200। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब मुझे निकाल लेना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, बेचा था कितने में, $84,000 में, जिसका कॉस्ट था $67,200। तो प्रॉफिट कितना है, $16,800। ठीक है, प्रॉफिट है $16,800। तो देखो हम लोग को प्रॉफिट मिल गया, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। मतलब बेसिकली मैंने ये कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखा, लेकिन तुम लोग इससे लिखो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि मैंने तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाला, डेटा का यूज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो यही लिख लो, 16,800 ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, टू, पीछे लिखते हैं यहाँ जगह में, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 से लिया है, 67,000, सॉरी 16,800। और इधर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका टोटल लगाते हैं, 16,800 प्लस 64,000 प्लस 11,200, 92,000 माइनस 84,000।
8,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया बैलेंस पे बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 8,000। ये हम लोगों ने बैलेंस करके निकाल लिया और ये वाला इधर कर लेते हैं क्लोज 92,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को करेंगे ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस नहीं सॉरी बाय जीपी ब्रॉट डाउन 16,800। 16,800। अब यहाँ पर मुझे ब्रांच मैनेजर का कमीशन भी निकालना है। कमीशन कैसे देना है? कमीशन क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा था कि प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच पे देना है। तो ब्रांच का नेट प्रॉफिट कितना है? 16,800 ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो अभी तक ट्रू प्रॉफिट नहीं है ना, इसमें से दो खर्चा और लगाना है। 5,000 2,400 तो 9,400 प्रॉफिट हो रहा है। इस पे हमें देना है मैनेजर को कमीशन, वो भी 5%। तो आंसर आता है हम लोग का 470। तो देखो कमीशन देने के पहले प्रॉफिट था 9,400 और एक और खर्चा आया 470। तो 9,400 से 470 भी पे कर देंगे तो प्रॉफिट बचेगा 8,930, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और दोनों साइड टोटल हो जाएगा 16,800। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया जो हम लोग को पूछा था बताने के लिए, ठीक है। ये बोला था कि ट्रेडिंग बना के दिखाओ, ट्रेडिंग एंड पीएल डॉलर में। फिर बोला है कन्वर्ट करो ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में। फिर ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट नहीं, ठीक है। तो ये भी एक नया पॉइंट आया है, ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। नया नहीं है लेकिन अभी लग सकता है कि हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया, हम दिखा देंगे कैसे। पहले ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते हैं पॉइंट 2 का आंसर। कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस इन रुपीस। पर्टिकुलर्स डेबिट डॉलर में है, क्रेडिट डॉलर में है, एक्सचेंज रेट रुपीस, फिर से डेबिट रुपीस में निकालना है, क्रेडिट को भी रुपीस में निकालना है। अच्छा, आइटम नेम लिख लेते हैं। हेड ऑफिस सेल्स डेटर क्रेडिटर मशीन। हेड ऑफिस सेल्स डेटर क्रेडिटर machines, cash at bank, stock, goods from head office। स्टॉक 1/1/2001 का था, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। टिक कर लेते हैं, हाँ। और एक्सपेंस, अब सारे वैल्यूज को एक एक करके लिखना है। 22,800 क्रेडिट साइड, सेल्स 84,000 क्रेडिट साइड। डेटर क्रेडिटर 4,800 3,400। मशीन्स 24,000, फिर उसके बाद वाला डेटा था 1,200। फिर आगे का दो देखते हैं, स्टॉक 11,264 और 5,000। ये सब हम लोग को चेंज करना है रुपीस में, तो एक्सचेंज रेट लगाना पड़ेगा। हेड ऑफिस का तो एक्चुअल होता है, इसका कोई एक्सचेंज नहीं होता है, हमें एक्चुअल डेटा क्वेश्चन दे देता है। सेल्स, तो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग का ये रहा, ठीक है। तो सेल्स हम लोग का एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हम लोग का एवरेज में जाता है 47। एक्सपेंस और इनकम एवरेज में 47। डेटर क्रेडिटर करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग में जाएगा 48। मशीन
एसेट जिस दिन परचेज हुआ है उस दिन का, तो यहाँ पर क्वेश्चन में उस दिन का दिया हुआ था तो वही वाला लेना पड़ेगा 40, ठीक है। नहीं दिया हुआ होता है तो उस केस में हम लोग कौन सा वाला लेते हैं, ओपनिंग वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का दिया हुआ है तो वही लेना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे भी याद नहीं आ रहा है मशीन्स का, अगर हमें दिया हुआ ना रहे तो फिर हमें ओपनिंग या क्लोजिंग, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेना है तुम लोग को भी, तो हम भूलेंगे तो भी चलेगा, तुम लोग भूलोगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट एक्चुअल रेट, अच्छा एक्चुअल रेट हमेशा दिया हुआ रहता है, ठीक है। नहीं दिया हुआ रहेगा तो बात अलग है, लेकिन दिया हुआ रहेगा, इसका हमेशा दिया हुआ रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में देखोगे दिया हुआ रहेगा। या तो उसका एक्चुअल वैल्यू हमें दिया हुआ रहेगा किसी तरीके से, अदरवाइज अगर कन्वर्जन करना है तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन का दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कैश एट बैंक, तो ये भी मेरा करंट एसेट है, मतलब 48 में जाएगा। स्टॉक ओपनिंग रेट में जाएगा, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग रेट में 46। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हम लोग का सेल्स के तरह ही होगा, इनकम गेन्स, मतलब 47, ठीक है। अब ट्रांसफर करते हैं, सबसे पहले हेड ऑफिस का एक्चुअल बैलेंस कहाँ मिलेगा, ये रहा, ये देखो 8,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8,60,000, ये देखो। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमें इसका एक्चुअल वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये देखो मैंने वही बोला था कि अगर कोई रिकंसिलिएशन नहीं है तो फिर ऑपोजिट और इक्वल होता है दोनों का बैलेंस, ठीक है। तो ऑपोजिट और इक्वल 8,60,000, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो हमें यहाँ पर मुंबई ब्रांच जो बोल रहा है कि मुंबई हेड ऑफिस जो बोल रहा है वाशिंगटन ब्रांच का रिसीवेबल बैलेंस है, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे वाशिंगटन ब्रांच से 8,60,000 मिलेगा, तो ब्रांच भी वही बोल रहा है कि मुझे अपने हेड ऑफिस को 22,800 देना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से क्रेडिट साइड में, तो उनका यहाँ पर रुपीज का कन्वर्जन हो गया। अच्छा, अब ये 84,000, अब ये जो है डॉलर में है, मुझे इसको रुपीज में ट्रांसफर करना है। तो किस बेसिस पे, $1 47, तो 84,000 डॉलर मतलब कितना होगा, 84 इंटू 47, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3,90,4,8 और ये 30, ठीक है। 39,48,39,48,000 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर 34 इंटू 48, अभी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डॉलर से रुपीस में जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो सब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इधर का मैंने पहले कर लिया 1632 और 20। अच्छा, 48 इंटू 48, 2304 और 20। अच्छा, फिर 40 इंटू 2400 इंटू 40, 96, 1200 इंटू 48, 57,600। अच्छा, हम उल्टा साइड में लिखते हैं, सर डेबिट कर दी सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं 11,200 इंटू 46, 5,15,200, 64,000, ये एक्चुअल में लिखना और ये कन्वर्जन कर लेते हैं, 47 इंटू 235,000, 30, और ये एक्चुअल देखते हैं गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, ये देखो गुड्स इनटू ब्रांच 29,26,000। तो ये जो इनका डॉलर का वैल्यू उसका एक्चुअल है 29,26,000। अब ऐड करके देखना पड़ेगा कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, तो फिर वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, पहले टोटल करते हैं, 8,60,000, 39,48 प्लस 1,632, 49,71,200। इधर ही ज्यादा आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। तुम लोग चेक करके देखो, 230,400, 96, 57,600, 5,15,200,
2926 235000। हाँ, इधर आया है हम लोग का 9,11,000। ये कैसा कर करेंगे? 230400 96,57,600। 96 नहीं, 9,60,000। हाँ, 96 और 3 जीरो। 24, ये 3 जीरो था शायद मशीन का। एक मिनट देखते हैं, मैंने शायद गलत डेटा लिखा। हाँ, 24,000। तो यहाँ एक जीरो और लगेगा, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं 96,000 को और ऐड कर देते हैं 9,60,000। इसीलिए आंसर मेरा मिसमैच आ रहा था। 515,200 प्लस 2926 प्लस 235। 49,24,200 माइनस 49,71,200। तो एक्सचेंज डिफरेंस आया है 47,000। एक्सचेंज डिफरेंस 49,771,200। क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे लेंगे? वर्किंग नोट 1 पे हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, निकाला था। डॉलर में आया था हम लोग का 60, सॉरी ये इधर यहाँ पर 8,000 बैलेंसिंग फिगर का। $8,000 और इसको मुझे कन्वर्ट करना है रुपीस में। तो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट में जाएगा। क्लोजिंग रेट है मेरा 48। 48 इंटू 8,000 384 रुपीस हो गया कन्वर्जन। अब हमें बनाना है ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल और एक ब्रांच अकाउंट। तो बना लेते हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक। हेड ऑफिस बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं बनाने बोला है। सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, मशीन, कैश एट बैंक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा 5,15,200। टू बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो अभी भी कैलकुलेट किया 3,84,000। ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये सब बैलेंस शीट का है। बस ये सब जाएगा। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 29,26,000 और सेल्स है 39,48। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 29,26,000 और टू एक्सपेंस है 2,35,000। एक्सपेंस था 2,35,000। एक्सचेंज डिफरेंस 4700। टू एक्सचेंज डिफरेंस 4700। अच्छा, टू डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन भी दिखाना पड़ेगा। डेप्रिशिएशन अभी हम लोग 9,60,000 पे लगाएंगे, तब हम लोगों ने $24,000 पे लगाया था। रेट वही रहेगा। इनटू कितना रेट था? 10%। नहीं sorry,
हाँ ये रहा 10%, 96,000। और मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि फिर से वही ब्रांच का ही बन रहा है, एक बार बना था डॉलर पे, अभी बन रहा है रुपीज। प्रॉफिट निकाल के यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अच्छा, क्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, दोनों का टोटल। 43,22,000। अब देख लेते हैं ओरली किया सही क्या है। 43,32 होगा, -29,26, -51,52,00, 8,90,800 टू gross profit by GP brought down 8,90,000 refund. -235,000, -47,000, -96,000, 5,51,000। ओ अच्छा, मैनेजर का कमीशन इस पे देना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैनेजर का कमीशन हम लोग, हमें तो एक्चुअल पता है, हम लोग इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, मैनेजर का कमीशन हम लोग को पता है, मैनेजर का कमीशन है $470, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, मैनेजर का कमीशन है $470, डॉलर में आया है। अब खर्चा है, खर्चे को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन सा रेट लगाना पड़ता है? एवरेज रेट। एवरेज रेट, सॉरी, क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट हो जाएगा 48। 22,560। यहाँ पर मैंने मैनेजर के कमीशन को चेंज कर दिया है। देखो, मैनेजर का कमीशन जो डॉलर है वो 470 में दिख रहा है, वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। $470 है। और एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि देखो सेल्स, ये सब के लिए रेट हम लोग का कितना है? ये हम लोग का एक्चुअली देखो, ये 47, ये एक्सपेंस नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी कि लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैनेजर का कमीशन अगर पे होता तो हमें ट्रायल बैलेंस में दिखता, ट्रायल बैलेंस में मैनेजर का कमीशन नहीं दिख रहा है, मतलब वो ट्रायल बैलेंस के बाहर का डेटा है, यानी उस पे अभी तक एंट्री पास नहीं हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। वैसे तो देखो, मैनेजर का कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए हमें लेना पड़ता है एवरेज। एवरेज जो है वो 47 है, ठीक है, एवरेज जो है 47 है, लेकिन मैंने 48 क्यों लिया? क्योंकि वो मेरा लाइबिलिटी बन चुका है, बिकॉज ये मेरा जो है कि पेमेंट नहीं हुआ है, तभी तो मेरा ट्रायल बैलेंस में मैंने लिया नहीं। मैनेजर का कमीशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, यानी लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट बनाते तो वहां पर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल के दिखाना पड़ता, तो मैंने इस तरीके से इसीलिए कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे, कितना होगा? 8,9, अच्छा ये ऐड करते हैं, 96,000 +47,000 +235,000 -89,0800। नेट प्रॉफिट आ रहा है, फिर से एक बार देखते हैं, आंसर मैच नहीं हुआ। 2,35,000 +4,000 एक्सचेंज डिफरेंस 4,700। इसमें ना एक जीरो ज्यादा आया था, शायद मैंने गलत लिखा है, 47,000। एक बार देख लेते हैं। 4,9,712,00, शायद मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, ये 47,000 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं दोबारा।
चाहिए 96 के बाद 4 जीरो रहना चाहिए। 2926। हाँ 47,000, ठीक है, मैंने बाई चांस 4700 लिख दिया। प्लस यहाँ पर 235 प्लस 96 प्लस 22,560 माइनस 890 800। 4,90,240। हो गया, बस एक लास्ट पॉइंट है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, वो दिखा देते हैं। ब्रांच अकाउंट कौन बना रहा है? हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाएगा। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस देखो, इसका ना हम जो है एक नोट लिख देते हैं। ये मैंने ऐसे 48 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इस पे स्टार लगा के कर देते हैं, लिख देते हैं एज करेंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है। सो यूज क्लोजिंग रेट 48 रुपीज 48 पर डॉलर, ये लिया। अदरवाइज हम लोग 47 लेते, जो कि हम लोग का एक्सपेंसेस के केस में होता है। अच्छा, ब्रांच अकाउंट हमें बना के देना है, तो ब्रांच अकाउंट में क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि ब्रांच का बैलेंस कितना है। तो ये देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ था, अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस BD 8,60,000, ठीक है। और क्या करना है? ब्रांच का जितना एसेट है वो टेक ओवर करना पड़ेगा, जैसे कि क्रेडिटर जो है, टू क्रेडिटर होगा, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, ठीक है, जितना लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिटर, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। इधर एसेट बाई मशीन लेस डेप्रिशिएशन बाई क्लोजिंग स्टॉक बाई डेटर बाई कैश एट बैंक। तो क्रेडिटर का वैल्यू कितना है? क्रेडिटर का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर 1,63,200, डेटर है 230,400। डेटर 230,400। आउटस्टैंडिंग कमीशन अभी निकाला 22,560, इंडियन रुपीज में करना पड़ेगा। देखो, इंडियन रुपीज में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि कौन बना रहा है। कन्वर्ट करना है पहले ट्रायल बैलेंस को, और उस कन्वर्जन जिस पे हो रहा है रुपीज में, तो रुपीज में मुझे ट्रेडिंग PL और ब्रांच का अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस के बुक्स में, ठीक है। तो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। तो इनकॉर्पोरेशन में हम लोगों ने इनकम एक्सपेंसेस को तो दिखा दिया, अब एसेट को हम लोग एंट्री करते हैं नॉर्मली, मशीन अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, इस तरीके से। तो वही वाला हो रहा है, यहाँ अकाउंट बोला है तो हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मशीन का वैल्यू देखते हैं कितना था। मशीन का वैल्यू था 9,60,000, और इस पे डिप्रिशिएशन 96,000। 9,60,000 और 96,000 लेस करने से 8,64,000। अच्छा, डेटर और कैश एट बैंक 230,400 और कैश एट बैंक 57,600। डेटर तो लिख लिया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है 384, 3,84,000। 2 नेट प्रॉफिट 8,64,000 प्लस 3,84,000 प्लस 230,400
प्लस 57,600, 14 लाख। $1536, 860, 163, 22, 560, 490, 240। ये आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, ब्रांच अकाउंट बनाया। ब्रांच अकाउंट बनाने का क्या क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पर बोला था कि पहले ट्रेडिंग पीएल बनाओ, मतलब हमें ट्रायल बैलेंस से ब्रांच अकाउंट और ये ट्रेडिंग पीएल बनाना है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम था, जो जो भी हमारा ट्रेडिंग पीएल में जाना चाहिए था, सेल्स, ठीक है, उसके बाद स्टॉक, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्सपेंस, एक्सचेंज डिफरेंस, ये हम लोगों ने भेज दिया। बाकी बचा मशीन, कैश एट बैंक, ये हम लोग फिर कहाँ दिखाए, क्योंकि हमें बैलेंस शीट करने मना किया, तो ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे। तो ब्रांच हेड ऑफिस क्या बोल रहेगा कि ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, तो मशीन डेबिट, ठीक है। फिर कैश एट बैंक डेबिट, ठीक है, डेटर डेबिट, ठीक है, ये 3 आइटम डेबिट, इधर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। तो चारों डेबिट आइटम इधर, ये देखो चारों डेबिट आइटम इधर, डेप्रीशिएशन था तो वो लगा दिया। और क्रेडिट साइड में क्रेडिटर जाएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर जाएगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो जाएगा। और जो बैलेंस है, जब हम लोग ब्रांच अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कोई भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस कुछ होता है तो वो लिखना पड़ता है। ओवरऑल हमारे पास आया नेट प्रॉफिट, मतलब हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच का इतना सारा एसेट मेरे पास आएगा और इतना लाइबिलिटी भी आएगा, तो नेट एसेट इतना आएगा, क्योंकि एसेट ज्यादा है तो हम लोगों ने उसको नेट प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। तो देखो हम लोग का कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा जो ब्रांच का, फॉरेन ब्रांच था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्रांच हम लोग का यहाँ पर फॉरेन ब्रांच जो है AS11 से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास मैम एक बार लास्ट वाला पेज दिखाए तो आंसर का दिखा